औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो हम करने लगे हैं वो है क्लास 11 की नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। अब तक जो मेरी आपने चैनल पे वीडियोस देखी होंगी वो क्लास 9 और क्लास 10 के डिफरेंट पब्लिशर की मैथ्स की सॉल्यूशंस देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो कुछ हट कर है जिसमें हम क्लास 11 को फोकस करेंगे और उनके नेशनल बुक फाउंडेशन पब्लिशर है, ठीक है, जिसमें यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.2 क्यों करवाई है। मैंने 4.1 इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 4.2। यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात बताती चलूँ कि यहाँ पर अब ये है कि जनवरी आने वाला है अगला साल, ठीक है, और आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप जो है इसको फुल एक्सरसाइजेस को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। अब आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को भी साथ साथ पकड़ें, ठीक है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप रिवीजन शुरू करें। वो जस्ट इसीलिए कि अगर आप देखें कि बड़ी बड़ी जो एकेडमीज़ हैं, स्टार एकेडमी है, किड्स एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर अब जो रिवीजन का जो सिस्टम है ना वो शुरू होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2-3 महीने पहले ही सिलेबस को ख़त्म करवा देते हैं और उसके बाद वो रिवीजन पे रिवीजन लेते हैं बच्चों की। और जब रिवीजन पे रिवीजन लेते हैं ना बच्चों की, तो आप बिलीव करें, ये बात याद रखिएगा कि उन बच्चों के जो पेपर, उन बच्चों के जो क्या नाम मार्क्स होते हैं ना, वो यकीन करें अप टू द मार्क्स होते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनके हाथों से वो बुक कितनी दफ़ा रिवाइज़ हो चुकी है। तो आप भी कोशिश अब यही करें, मैं भी अब कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई टास्क जो है ना वो अपलोड करूँ और आप उस पेपर को रेडी करें, उसको करते जाएं। अगर मुझे रिक्वेस्ट आई कि चैप्टर वाइज कर दें, मैं तब भी चैप्टर वाइज कर लूँगी। अगर आप कहें कि एक्सरसाइज वाइज करें, मैं तब भी ऐसा करने को तैयार हूँ। लेकिन वो आपके कमेंट्स के ऊपर है, जितने मुझे कमेंट्स रिसीव होंगे आप लोगों के, मैं उसी तरह ही करती जाऊँगी। MCQs भी अपलोड करूँगी, साथ साथ मैं शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सारे मैं करती जाऊँगी इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं कि इस वाली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे। ये आपकी है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। यहाँ पे सीक्वेंसेस का जब बात आती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा पैटर्न होता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या कहते हैं? एक पैटर्न है, ठीक है, जो चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, जाहिर सी बात है इतनी डिटेल में जाने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन में समझाऊँ। अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसको हम कह देते हैं कि, और या फिर आप ये भी कह दें कि अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। चाहे आप अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें, चाहे आप अरिथमेटिक मीन कह लें, बात एक ही है। जो उसका जो फार्मूला इस्तेमाल होना है वो होना है AN = A1 + N-1 और यहाँ पे D, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि बेसिकली N, व्हाट इज़ द N? N यू नो डैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल। यू कैन से कि हमारे पास कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। लेकिन हेयर इन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर्स we will not use the observations, we are using the terms, nth terms, we are saying nth terms, ठीक है। and the difference is D का मतलब ये है कि your मीन्स कोई भी आपको जो है ना ऑब्जर्वेशंस दी होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं, उनके आपस की वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपको भी पता है कि कुछ सीक्वेंस में आपको नंबर दिए जाएंगे, उस सीक्वेंस का जो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू होती है, उन दोनों को आपस में आप माइनस करेंगे तो वो आपका D निकल आएगा। इस तरह तो आपको मैं ऑरली बहुत कुछ समझा दूंगी, लेकिन स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द 4th टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब सबसे पहले हमने A1 = 4 गिवन है, अब D = 3। अब इन्होंने क्या बात की है कि फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फर्स्ट 4 टर्म। आप एक बात याद रखिए कि अगर जब हमारे पास ऐसी बात आती है कि फर्स्ट 4 टर्म्स
हमने फाइंड आउट करनी है। तो इट्स मीन यू हैव टू फाइंड आउट A1, A2, A3, A4। दिस इज़ द फोर्थ टर्म, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय A1। फर्स्ट टर्म इज़ A1, सेकेंड इज A2, थर्ड इज़ A3 एंड थर्ड। इट्स मीन आपने A1 फाइंड करना है, A3, A2, A4, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होती है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। अभी आपके सामने मैंने अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लिखा है, वो है A1 प्लस n माइनस 1d। what you have to do, you have to take the terms and then put the values and find out the answers, ठीक है। अब जैसे है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो अब क्या करेंगे कि हम n की जगह 1 रखेंगे और A1 की जगह जो हमें गिवन है वैल्यू 4 वो रखेंगे। अब यहाँ पे हमने n जो यहाँ पे डाला था वो डाला था 1, तो इट्स मीन हेयर बिकम 1 सेम, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ही आएगा और यहाँ पे 1 और d हमारे पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो है 3। तो अब इसको मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे, 4 प्लस 1 माइनस 1 जो है वो बन जाएगा 0 और 0 3, तो ये आपके सामने 4 आ जाएगा। इसी तरह A2 फाइंड आउट करते हैं। A1 सेम रहेगा, ठीक है। रिमेंबर A1 की वैल्यू सेम रहेगी, बस जस्ट वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि जब हम A1 फाइंड करेंगे इट्स मीन n इज इक्वल टू 1 है। जब हम A2 फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो ये 2 माइनस 1 3, अब यहाँ पे 4, अब ये 3, तो ये 7 आ गया। अब हम थर्ड जो है टर्म मालूम कर रहे हैं, तो A3 4 प्लस 3 माइनस 1 3, अब यहाँ पे 4 प्लस 6 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और ये 10 आ जाएगा। इसी तरह n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे फाइंड करेंगे A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3, तो 4 माइनस 1 होता है 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 इज़ 13। सिंपल, ठीक है, ये आपका आंसर है। जस्ट आपने यही करना था, मज़ीद और कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं। आपका दिल करता है आप लिख लें, आपका नहीं भी दिल करता तो नहीं लिखें, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, ना ही आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है डिटेल में समझाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चों को कन्फ्यूजिंग ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आपको भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में जो आपको गिवन है A1 इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू 5, ठीक है। D इज इक्वल टू 5, यहाँ पे भी आपने सेम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेती हूँ क्योंकि इसको ऐसे लग रहा है कि वो उसी क्वेश्चन का पार्ट है कोई, लेकिन वो ऐसे नहीं, इसी सोल्यूशन का पार्ट लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं एक लाइन जो है ना गैप दे देती हूँ ताकि वो ईजी रहे। यहाँ पे सोल्यूशन और यहाँ पे सबसे पहले मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लिख लूँगी। वो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करें तो मस्ट जो है आप अपना फॉर्मूला लिखें, गिवन वैल्यूज़ लिखें, ताकि अगले को पता हो कि आपको समझ आई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास A1 की वैल्यू गिवन थी, तो वो थी 7 प्लस 7 माइनस 1 और D आपके पास गिवन है 5। तो चलिए निकालते हैं आंसर इसका, 7 6 5। अब ये आ जाएगा सॉरी, हमारे पास यहाँ पे A1 का आंसर क्या आने वाला है। अब यहाँ पर सॉरी A1 ये 1 माइनस 1 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस गलती से बचना आप में, जैसे मुझसे गलती हो गई, क्योंकि आपने वैल्यूज़ जो है वो सेम रखनी है, ठीक है। अब ये 7 आ गया, अब ये आ गया आपके पास 7 1 5, तो ये आ जाएगा 12। अब n इज इक्वल टू 3, तो A3 7 प्लस 3 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 2 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड देन 17। इसी तरह n इज इक्वल टू 4। अब A4 फाइंड आउट करेंगे तो 7 प्लस 4 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3, और यह 5 5 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 7 इज़ 22। डेट्स इट। इसी तरह हम थर्ड पार्ट देखते हैं। A1 इज इक्वल टू 16, D इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। अब हम सबसे पहले मैं लिखूँगी
अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला, जो कि है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 और D। ठीक है, यहाँ पर N इज़ इक्वल टू 1, तो A1 प्लस इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 16, 1 - 1 और -2, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो 16 ही आ जाएगा। इसी तरह मैं N इज़ इक्वल टू 2 लिखूँगी, तो मेरे पास A2 आ जाएगा 16 प्लस 2 - 1 और -2 इज़ इक्वल टू 16 -2 इज़ इक्वल टू 14। N इज़ इक्वल टू 3, A3 इज़ इक्वल टू 16 प्लस 3 - 1 -2 इज़ इक्वल टू 16, 3 - 1 2 और 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 12। इसी तरह N इज़ इक्वल टू 4, तो ये A4 आएगा। अब A4 में 16 प्लस 4 - 1 और ये आ जाएगा -2, तो इस हिसाब से 16 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये इस तरह ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, D इज़ इक्वल टू -4। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब अपना सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है। तो A1 इज़ इक्वल टू A1 इज़ 38 प्लस 1 - 1 D की वैल्यू -4, 0। N इज़ इक्वल टू 2, A2 प्लस 38 2 - 1 -4 इज़ इक्वल टू 38 -1 4, तो 38 -4 हो जाएगा, तो वो 34 हो जाएगा। इसी तरह मैं N3 निकालूंगी, तो A3 इज़ इक्वल टू 38 प्लस 3 - 1 और -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 38 -3 2 और ये 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और ये 30। ठीक है, इसी तरह मैं N इज़ इक्वल टू 4 फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने आगे कर लिया। वो नीचे लिख सकती थी लेकिन बहुत कंजस्टेड हो जाता। A1 38 प्लस 4 - 1 -4 इज़ इक्वल टू 38 -4 - 1 इज़ 3 एंड 4 3 4 ज़ा 12 एंड 12 26। ठीक है, यह आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, D इज़ इक्वल टू 1/4। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखते हैं अब क्या है। AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N - 1 D। अच्छा, यहाँ पे N इज़ इक्वल टू 1, जब N इज़ इक्वल टू 1 आएगा तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, प्लस 1 - 1 और 1/4, तो मेरे पास आ जाएगा ये 3/4, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो उसको आप रहने दें। तो ये आ जाएगा A2 3/4 प्लस 2 - 1 1/4 इज़ इक्वल टू 2 - 1 1, तो 3/4 प्लस 1/4, तो 4/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह मैं N इज़ इक्वल टू 3 फाइंड करूँगी, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 3 - 1, तो ये आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 2/4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/4। क्यों? क्योंकि 3 + 2 5 एंड 4 4 4 आ जाएगा। इसी तरह N इज़ इक्वल टू 4 फाइंड करेंगे, तो A4 3/4 प्लस 4 - 1 1/4, तो मैं लिखूँगी 3/4, 4 - 1 इज़ 3/4, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 6/4। और ये मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करूँगी 2 के टेबल से दोनों को कट करूँगी तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये फिफ्थ पार्ट हो गया। अब मैं करती हूँ सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स पार्ट में A1 इज़ इक्वल टू 3/8, D इज़ इक्वल टू 5/8,
तो सॉल्यूशन है हमारे पास A1 प्लस n-1 और D, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे n = 1, यहाँ पे 1 डाल के उसकी वैल्यू पुट करूँगी 3/8 प्लस 1 - 1 D = 1 - 1 और 1/4 आएगा और ये आ जाएगा 3/8, ठीक है। n 1 टर्म की जो वैल्यू ये हो जाएगी, सेकंड टर्म की निकालेंगे तो ये आ जाएगा A2 3/8 प्लस 2 - 1 5/8, तो ये आ जाएगा 3/8 प्लस 5/8, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 8/8, तो ये आ जाएगा 1। तो इसी तरह मैं n = 3 फाइंड करूँगी। A3 = 3/8 प्लस 3 - 1 3/8 प्लस 3 - 1 2 और 5/8, तो ये आ जाएगा 3/8 प्लस 10/8, तो ये आंसर आ जाएगा 13/8, ठीक है। इसी तरह मैं फोर्थ टर्म मालूम करूँगी। A4 3/8 प्लस 4 - 1 5/8 3/8 प्लस 4 - 1 5 5/8, तो यह आ जाएगा 3/8 प्लस 25/8, तो मेरे पास आ जाएगा 25 नहीं 3 है ये, सॉरी ये 3 है। 3/15, तो 15 16 17 18 18/8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9/4 आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि हमें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, एक टर्म गिवन दी हुई है, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स। अब हमने क्या फाइंड करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। पहली टर्म हमें इन्होंने 5 दी है, 9 दी है, 13 दी है। अब इसके आगे फर्स्ट 3 हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास जो टर्म गिवन है उनके दरमियान में कितनी वैल्यूज़ का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, कितनी वैल्यूज़ का। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो ये सेकंड वैल्यू और जो फर्स्ट वैल्यू होती है इन दोनों को आप इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आ जाएगा वो D = 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ईच न्यू टर्म ऑफ सीक्वेंस, ईच न्यू टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस इज ऑब्टेन बाय ऐड 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 5 9 13 है, अब 13 में मैं 4 ऐड करूँगी तो मेरे पास 17 आ जाएगा, 17 में 4 तो 21, 21 में 25। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, फर्स्ट 3 टर्म। तो मेरी फर्स्ट 3 टर्म की फाइंड आंसर आ गया। दिस इज़ योर आंसर। So here we are going to move our second part, 11 14 and 17. Now let it find solution, ठीक है। अब यहाँ पे 11 14 और 17 and D is 14 minus 11 and then D = 3, ठीक है। यहाँ पे each new term of sequence is obtained by add 3, ठीक है। तो आ जाएगा 11 14 17 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 and this is your answer. That's it. Second part, third part, 1/2 3/2 and 5/2.
लेट्स सी, फाइंड आउट। 1/2, 3/2, 5/2। अब अगर देखा जाए तो पैटर्न भी चल रहा है यहाँ पर। पैटर्न किस चीज़ का चल रहा है यहाँ पर? अगर आप पैटर्न देखें तो हमारे पास ओड नंबर का पैटर्न चल रहा है। तो हमें तो यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारा अगला 7 होगा, ठीक है, उसके बाद 9 होगा, 11। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, हमने वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करेंगे। 3/2 - 1/2, तो ये आ जाएगा 3 - 1/2। तो मेरे पास 3 - 2/2 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1 डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ईच न्यू टर्म ऑफ सीक्वेंस is obtained by add 1, is obtained by add 1। तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ईच टर्म के अंदर 1 प्लस करना है। तो मेरे पास 1/2, 3/2, 5/2। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमने अगर ऐड किया तो हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि हम 5 + 1 करेंगे, ठीक है, 5 + 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 4/2। पर ये आंसर गलत है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ वी विल सॉल्व? द लास्ट टर्म इज़ 5/2। हमने इसके आगे हमने 3 टर्म्स लेने हैं, 3 टर्म्स लेने थे। तो अब क्या करेंगे, इस 5/2 को +1 करेंगे। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना कैसे है? अब आप ये देखें कि इसके नीचे तो यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो हमने ऐड 1 कर रहे हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से 7/2। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म 7/2। अब मुझे इससे नेक्स्ट चाहिए। तो 7/2 में हमने क्या किया, +1 अगेन किया। तो उस हिसाब से हमारी तो 8/2 होना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा 8/2 नहीं है, आंसर हमारा 9/2। तो हाउ 7/2 + 1, ठीक है। ये रफ वर्क कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए जस्ट। तो मेरे पास एलसीएम आया 2। तो ये 2 के से टेबल में 2 1 जाता है, तो 7 एज इट इज़। अब यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो 1 × 2 = 2 और इसी 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरे पास 2। तो ये 9/2 आ गया। इसी तरह इस 9/2 में अगेन मैंने 1 प्लस करना है, ठीक है, 1 प्लस करना है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मैं 9/2 लिख के 1 लिख लूँगी। अब इसी तरह ये 9 इसी तरह ही आ जाएगा और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो ये 11। तो इसी तरह आपके पास ये 11/2। ये तरीका है आपका ऐड करने का, अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाता है। याद रखिएगा, अगर आपके पास फ्रैक्शन में नहीं आता, आपके पास सिंपल वे में इस तरह से आ जाता है जैसे सेकंड पार्ट हमने किया, इस तरह से आएगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्टली प्लस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कहा जाए फ्रैक्शन में कि आपने फ्रैक्शन के अंदर नेक्स्ट 3 टर्म्स मालूम करने हैं, तो ये दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर एड अप, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पर ये पॉइंट आउट इसलिए किया कि ये ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पाएँ और मुश्किल लगे उनको, तो वो परेशान ना हो, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। -0.4, -1.4 और 2/6, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर क्या होगा सोल्यूशन, लेट्स सी, चेक करते हैं हम। -5.4, -1.4, 2.6। सबसे पहले बाकी पार्ट में भी हमने डी मालूम किया था, तो इस पार्ट में भी हम डी मालूम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -5.4। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको भी पता है कि डी की जो वैल्यू में माइनस आता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 5.4। इस तरह मेरे पास डी क्या निकल आएगा, -1.4 + 5.4। क्या आंसर आ जाएगा, 0। और 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। तो मेरे पास इसका मतलब 4 आ रहा है, तो मैं लिख दूँगी 4। 4.0 लिख लें या 4 लिख लें, बात एक ही है, इस चीज़ पे आप परेशान ना होइएगा। ईच न्यू टर्म ऑफ सीक्वेंस इज़ ऑब्टेन बाय ऐड 4, ठीक है। तो मैं ऐड 4 करूँगी, तो -5.4, -1.4 और 2.6। अब मैंने 4 ऐड करना है, तो इसी तरह मैं इसमें लिखती जाऊँगी 2.6। तो मेरे पास आ जाएगा 6.6, तो 6.6 आ गया। इसी तरह +4.0 ऐड होगा,
तो मेरे पास आ जाएगा 6 और 10, 10.6 इसी तरह ही है ना। अब इस 10.6 को मैं ऐड करूँगी 4.0 में, तो मेरे पास 6 और ये 14, तो मेरा जो 14.6 ये है नेक्स्ट। दिस इज़ योर आंसर। आई होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। इसी तरह हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं A1 n-1 D, और उसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो हम लिखते हैं 0.07, 0.12 और 0.17। सीक्वेंस लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे पास डी नहीं था क्वेश्चन में, तो मैं डी मालूम कर लूँ। तो डी मेरे पास होगा 0.12 माइनस 0.07, तो ये आपके पास डी आ जाएगा 0.05। इसी तरह अगर आप देखें तो मेरे पास एन क्या होगा, एन जो आपके क्वेश्चन में गिवन है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द 11th टर्म। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस के चैप्टर में एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, या गिवन टर्म होता है, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन का जो वर्ड होता है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर में नहीं इस्तेमाल होता। तो हमारे पास जो टर्म्स गिवन होते हैं दैट इज़ योर एन। ओके, सो एन विल बी 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ A11 फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी फाइंड आउट। अब A1 हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन में यहाँ पे A1 नहीं गिवन, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप ये भी तो देख रहे हैं कि सीक्वेंस तो हमें गिवन है ना, तो सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू होती है डैट इज़ कॉल्ड योर A1। ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड योर A1। तो इसी तरह इस चीज़ को थोड़े से की पॉइंट्स हैं, आपने इस चीज़ को समझना है कि व्हाट इज़ एन, व्हाट इज़ इफ़ वी हैव नॉट गिवन A1, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द A1। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें एन जो था वो मैंने आपको बता दिया 11। अब हमारे पास फॉर्मूले में A1 है। अब A1 हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो मैंने आपको बताया जो सीक्वेंस होता है वैल्यूज, सीक्वेंस की वैल्यूज दी होती है तो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A1 होता है। तो इसी तरह से 0.07, ठीक है, 0.07 प्लस 11 माइनस 1, और डी आपके पास 0.05 आ गया। इस तरह से हम निकालेंगे 0.07 प्लस 11 10 05। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस तो ये आ जाएगा 0.57। तो ये आपका 11 फाइंड द 11 टर्म का था, तो ये आपका 11 टर्म आ गया। सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि द थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 14, ठीक है, एंड नाइन्थ टर्म इज A-1। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहले अर्थमेटिक है तो मैं अर्थमेटिक का फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन। यहाँ पे क्या बात की गई है, द थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, द थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 14। इस थर्ड टर्म का मतलब है कि जो आपका A3 है वो इज इक्वल टू 14 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है नाइन्थ टर्म, ठीक है, नाइन्थ टर्म इज -1। इट्स मीन योर A9 इज इक्वल टू -1। तो हेयर वी विल राइट कि हमारे पास क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 14 और A9 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में ना तो अभी ये बताया गया है कि A1 क्या है, ठीक है, और ना हमें ये बताया गया है कि D क्या है। हमें क्या बताया गया है कि मैंने आपको कहा था कि टर्म गिवन होती है तो इसका मतलब ये N है, टर्म गिवन होगी तो ये N है, ठीक है, ये N है। इसका मतलब एक दफ़ा N हमारा 3 है और एक दफ़ा N हमारा 9 है।
ठीक है, अब देखते हैं मज़ीद कि हमें कहाँ हमें देखना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ जितनी भी हमें वैल्यूज़ गिवन है ना, अब क्या करेंगे हम इस अर्थमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि n जो है वो आपका 3 है, तो इसी तरह हम 3 फाइंड आउट करते हैं। तो A3, अब आपके पास A3 की वैल्यू है, ठीक है, A3 की, तो मैं इसकी A3 यहाँ पर आ जाएगा पहले। अब यहाँ पे A1 गिवन नहीं है, अब मेरे पास 3 - 1 और D भी नहीं है, लेकिन A3 की वैल्यू क्या दी थी 14। A3 की वैल्यू क्या दी है 14, मैं 14 पुट करूँगी A1 और प्लस 2D, मेरा आ जाएगा ये इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मैं कह दूँगी इक्वेशन 1। इसी तरह मैं क्या करूँगी ए जब n = 3 किया तो अब नेक्स्ट टर्म था वो 9 था, अब मैं 9 वाला करूँगी। A9 = A1 प्लस 9 - 1 D, तो A9 की वैल्यू मेरे पास -1 गिवन है, A1 नहीं है, तो 9 - 1 8 हो गया, तो ये 8D हो गया। इसी तरह ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लूँगी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वेशन को जब मैंने ऐड किया तो A1 प्लस 2D = 14। ठीक है, और इस तरह A1 प्लस 8D -1 आ गया। ठीक है, -1। यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करने लगी हूँ, अब आप देखें, यहाँ से फाइंड आउट होगा किसकी वैल्यू, D की, तो ये आ जाएगा -6D और ये आ जाएगा 15, तो मेरे पास D = -15/6, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा D -5/2, तो मेरे पास आ गया D। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे D आ गया, तो मैं क्या कहूँगी, देन D = अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास इक्वेशंस निकली थी उस इक्वेशन में सिंपल रख कर मैं अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगी, किसकी वैल्यूज़ के, A1 की। ठीक है, जो हमारे पास आया है गिवन, तो यहाँ से ये 2 कट गया, अब यहाँ पे A1 = -5 आ गया, तो मैं इस -5 को क्या करूँगी, उधर ले जाऊँगी, तो वो 14 + 5 हो जाएगा। इस तरह से A1 निकल आया, A1 मेरे पास आ गया 19। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन 1 में पुट हुआ। अब क्या हुआ, इक्वेशन 2 में भी मैं पुट करूँगी। ठीक है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में मेरे पास क्या था, इक्वेशन 2 में अगर आप देखें तो मैं अब स्टार्ट करूँगी नाउ सीक्वेंस। ठीक है, A1 निकल आया, अब मैंने सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको पता है कि n = 2 रख के, तो A1 क्या आया 19। ठीक है, प्लस n - 1 2 - 1 और D आपके पास क्या आया है -5/2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 19 माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू एलसीएम लेंगे तो 2 19 ज़ा 19 2 ज़ा 19 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 18, 1 2 ज़ा 38 और 38 -5, तो मेरे पास आ जाएगा 33/2। इसी तरह मैं n = 3 लूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा था फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो A3 अब A2 हो गया, अब A3 -5/2। ठीक है, ये आ जाएगा 19 प्लस माइनस माइनस 2 और 5/2, तो ये 2 से कट गया, तो 19 - 5 इज़ 14। इसी तरह मैं लास्ट टर्म मालूम करूँगी, n = 4, तो ये A4 19 प्लस 4 - 1 -5/2 19 -3 5/2, तो ये आ जाएगा 19 -15/2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, तो ये आ जाएगा 19 -15/2, ऐसे ही है। और उसके बाद मैं अगर इसको 2 19 सा करूँगी तो मेरे पास 38 आया था पहले भी, तो मैं इस 38 को -15 करूँगी तो मेरे पास 4th टर्म आ जाएगा और 38। मैं सिर्फ आंसर्स तो मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को साथ रख के कंफर्म करती हूँ कि इधर वाकई यही आ रहा है आंसर, तो ये आपका हो गया A4, फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो चलें देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हमें क्या कहता है।
फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर A17, ठीक है, A17 इज इक्वल टू -40, ठीक है, एंड A28 -73, फाइंड A1 एंड D, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, डिफरेंट कोई भी नहीं है, सेम ऐसे ही करना है ज़रूरत। वहाँ पर हमें किसमें गिवन था, वहाँ पर हमें जो है जो वर्ड प्रॉब्लम की तरह गिवन था, लेकिन इन्होंने यहाँ डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ दे दी। वहाँ क्या लिखा था कि द थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक इज़ 14, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी। इन्होंने कहा फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर A17, मतलब ये लिख सकते थे 17 टर्म्स, ठीक है, 17 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज इक्वल टू -40, लेकिन इन्होंने यहाँ डायरेक्ट दे दिया है। नहीं हाउ, अब यहाँ A17 आपके पास क्या है, A17 इज इक्वल टू -40, ठीक है, A70 इज इक्वल टू -40, ठीक है। उसके बाद आपके पास गिवन है A28 -73। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, A1 और D, और उसके बाद 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऑटोमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे मैं A17, अब मेरे पास n इज इक्वल टू 17 होगा, तो क्या फाइंड होंगे, A17, A1 तो हमने मालूम करना है, तो 7 - 17 - 1 D, तो मेरे पास A17 आ गया। क्या आ गया, A17 हमारे पास, A17 की वैल्यू क्या है हमारे पास, आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है, तो -40 A1 और ये आ जाएगा 16D। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। इसी तरह n इज इक्वल टू 28 तम बोला हुआ था, तो मेरे पास A28 A1 प्लस 28 -1 और D इस तरह से -73 दिया हुआ है, तो ये A1 एज इट इज़ आ जाएगा 27D, ठीक है। अब इन दोनों को एडअप करेंगे, तो चलें देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। यहाँ मैं साइड पे करने लगी हूँ, -40 A1 प्लस 16D, इस तरह से -73 A1 प्लस 27D, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा -11D, तो ये आ जाएगा D -33 और 11, तो मेरे पास आ रहा है D इज इक्वल टू -3, तो मैं लिख दूंगी D इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगी कि देन D इज इक्वल टू -3, तो मैं सबसे पहले पुट करूँगी किस में, इस वाली इक्वेशन में, तो आ जाएगा -40 A1 निकालना है मैंने, तो A1 एज इट इज़ और 16 -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -40 A1 -16 3 ज़ा 48, तो -40 प्लस 48 इज इक्वल टू A1, तो मेरे पास A1 आ गया 8। इसी तरह मैं बाकी सीक्वेंसेस निकालती हूँ। नाउ सीक्वेंसेस, ठीक है, A1 निकल गया। अब मैं A2 निकालूंगी, तो A2 में मेरे पास क्या आ जाएगा आपके सामने, A1 क्या था मेरा 8, आपके सामने अभी निकला पीछे, ठीक है, और ये 2 - 1 हो जाएगा और D -3, तो ये आ जाएगा क्या आंसर, 8 2 - 1 ये, और ये आ जाएगा A2 क्या आ जाएगा यहाँ मैं आगे लिखने लगी हूँ, वो ज़्यादा इजी है, तो ये 3 4 5 6 7 8, ये 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं A3 फाइंड आउट करूँगी, 8 प्लस 3 - 1 -3, तो ये आ जाएगा 8 -3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह मैं 4 मालूम करूँगी, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 - 1, ये -3 था, तो ये एज इट इज़, और 8 -3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 1 -1, ठीक है। उन्होंने कहा था फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आगे भी चलते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स का इन्होंने, ठीक है, 5 - 1 -3, तो ये 8
-5 - 4 12, तो ये आ जाएगा -4। तो ये आ गया फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़ 19 एंड 11 टर्म इज़। अब यहाँ पे उन्होंने फिर अगेन वही दे दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला, अब इन्होंने कहा है फिफ्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, मतलब A5 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक इज 19 एंड 11th term is 43. फाइंड द फर्स्ट एंड 87th टर्म। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट एंड 87th टर्म। तो यहाँ पे आपके पास फिफ्थ की जो है वैल्यू वो है 19 और A11 की क्या गिवन है 43। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा A5 A1 5 - 1। ठीक है, और D तो A5 19, तो A1 एज इट इज़, तो ये आ जाएगा 4D। ठीक है, एक ये हो गया। अब है n इज इक्वल टू 43, सॉरी n इज इक्वल टू 11, तो मेरे पास A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 11 माइनस D, 11 माइनस 1 D, तो मेरे पास A11 43 है, तो A1 नहीं है, और 11 10 D आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मैंने इक्वेशंस को ऐड करना है, तो A1 प्लस 4D और यहाँ पे आ जाएगा 43 A1 प्लस 10D। तो अब इसकी वैल्यू, इनकी क्या नाम है, चेंज करूँगी, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 43 माइनस 24 और माइनस 6D। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस से कट गया, तो ये D जो होगा 24/6। ठीक है, और ये आ गया D4। मैं यहाँ लिख दूँगी देन, ठीक है, D इज इक्वल टू 4। तो फाइंड द फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मालूम करना है, फर्स्ट वाला मालूम करना है, यहाँ पर A1 मालूम करना है जस्ट, और A87। ठीक है, ये दोनों मालूम करने हैं। तो जब मैं लिखूँगी n इज इक्वल टू 1, तो A1, ठीक है, A1, अब यहाँ पर D जो है हमारे पास आपके सामने क्या गिवन है, अब D हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, अगर आप देखें सबसे पहले हमने एक्चुअली यहाँ पर हमने सबसे पहले A1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस A1 की भी हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो आप किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले में निकाल देती हूँ। A1 प्लस 4D 4 और 19 इज इक्वल टू A1 16, तो A1 19 माइनस 16। ठीक है, इस तरह से ये आ गया A1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह अब हमने A1 आपके पास निकल आया, अब हमने A87 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 प्लस n-1 और D, तो यहाँ पे आ जाएगा A87, A1 अभी आपके पास निकला है 3, तो ये आ जाएगा 87 माइनस 1, और D आपके पास 4 था, तो ये 3 प्लस 86 4, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 347। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है, हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, -6 -2.2 और आगे लिखा है इस 70। तो हमने ये बताना है कि इसमें ये कौन सी टर्म है। ठीक है, कौन सी टर्म है, विच टर्म, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलें देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सी टर्म है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपको भी पता है सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है वो है A1
प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ पे A1 हमारे पास क्या, A1 आपके पास -6। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि A1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अगर गिवन नहीं है तो आपकी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A1 होती है। इसी तरह हम D मालूम करेंगे तो D की जो सेकंड वैल्यू है माइनस, हम फर्स्ट वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो -2.2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास D आंसर में D आ जाएगा। ये 2.2 नहीं है बेटा, ये 2 है। ओके, मुझे लगा कि ये 2.2 है पर ये 2 है। आई एम रियली सॉरी, ये 2 है। अच्छा, तो इस तरह से ये यहाँ पे आ जाएगा -2 -6, तो -2 प्लस 6, तो D आ जाएगा आपका 4। ठीक है, A1। अब यहाँ पे नाउ इन्होंने कहा है AN, हम क्या कहेंगे 70, क्योंकि उन्होंने 70 वाली टर्म को कहा है ना, तो वी नो डैट AN जो होगा वो AN जो आपका फॉर्मूले में, सीक्वेंस के फॉर्मूले में है, वो 70 है। ठीक है, A1 आपके पास -6 है और आपके पास n अभी गिवन नहीं है, तो हमने वही फाइंड आउट करना है और D आपका 4 आया है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल वे में हम करेंगे -6, तो 4n -4। ठीक है, 70 -6 -4 -10 प्लस 4n। ठीक है, इसी तरह हम जाएंगे 70 प्लस 10 4n, तो यह आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 4n, तो n 80/4, तो n आ गया 20। तो आप क्या लिखोगे, सो 70 इज़ 20th टर्म बनेगी आपकी। ठीक है, 20th टर्म। अब आपको समझ आई, क्योंकि जब आपने टर्म मालूम करनी थी, जब मैंने आपको बताया था कि विच टर्म, तो इसका मतलब टर्म का मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा समझा दिया है कि टर्म का यहाँ मतलब होता है कि n। ठीक है, और हमने यहाँ पे n मालूम करना था, तो n के लिए हमने ये वाला प्रोसीजर किया। वी नीड टू फाइंड आउट द n। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। जिसमें हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ख्याल में कर लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी। ठीक है, अब जिसमें इन्होंने कहा है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, अब यहाँ पे अगेन एक सीक्वेंस दी है 5/2 3/2 1/2 और इज़ -105 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे कहा है कि विच टर्म, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द n। A1 हमारे पास क्या गिवन है 5/2 और D हम क्या मालूम करेंगे 3/2 -5/2, तो मेरे पास आ जाएगा D -2/2, तो ये आ जाएगा -1। सो नाउ AN जो है मेरे पास वो है -105/2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं अगेन लिख लूँगी वी नो डैट। ठीक है, वी नो डैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। अब मैं इसमें पुट करके फाइंड आउट कर लूँगी, तो मेरे पास AN क्या था 105/2, nth टर्म थी ना वो हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, जब सीक्वेंस वाइज में चल रहा होता है तो ये हमारी nth टर्म निकल आती है ना, nth टर्म, इसको फिर हम क्या कहेंगे nth टर्म। तो आपके पास ये nth टर्म है। ठीक है, तो हम लिख देंगे nth टर्म 5/2 प्लस n-1 और D निकला था -1, तो अब ये आ जाएगा -105/2 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस -n+1। ठीक है, तो मैं -105/2 -5/2 मैं उधर ले जाऊंगी और ये आ जाएगा -n+1। अब मैं इन दोनों को पहले करूंगी, तो मेरे पास 105 -5, ये -n+1, तो अच्छा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -100/2, ऐसे ही है
100/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा, मैं माइनस कॉमन निकालूंगी तो ये वापस इसी तरह मैं लिख लूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी माइनस आया तो मैंने ये माइनस माइनस काटने के लिए किया है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 100/2। इस 100/2 को हमने किया तो मेरे पास आ गया, एक मिनट मैं दोबारा से कर लूँ, -105 -5 तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, मैं इसीलिए कैलकुलेशन बार बार जो है ना कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। ज़ाहिर है डेफिनेटली टीचर हूँ जो भी हूँ, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक्स बेटा ज़रूर होती हैं। आप कभी भी इस चीज़ को ना देखें कि हमारी टीचर से मिस्टेक नहीं होती, टीचर से भी होती है। तो ये 55 = n-1 आ जाएगा, तो 55 + 1 = n, तो मेरे पास आ गया n = 56। सो -105/2 इज़ 56th। ठीक है, ये आपका आंसर है, सिंपल। इसी तरह चलें देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया है, 8 किया था मैंने अभी, ये क्वेश्चन नंबर 8 किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करती हूँ। सोल्यूशन, इफ़ 1/A, B, 1/C आर इन AP, शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज़ A - C/2AC। अच्छा, यहाँ पे आपके पास गिवन सीक्वेंस क्या है, 1/A, B, 1/C आर इन AP। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट शो दैट द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को शो करना है, जो इन्होंने गिवन किया ना क्वेश्चन में, हमने ये प्रूव करना है सिंपल वे में। शो दैट सिंपल वे में प्रूव करना और कुछ नहीं करना। इसी तरह हमें पता है कि डी हम कैसे निकाल सकते हैं। एक डी क्या निकलेगा हमारे पास, एक डी निकलेगा B -1/A, एक ये हो गया, और एक और डी निकलेगा, एक इससे किया है और एक अब इससे करेंगे, 1/C - B। आई समझ आपको? जब हमने शो किया तो सेकंड को फर्स्ट से किया और थर्ड को सेकंड से किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो D + D आया और 1 - C - B और प्लस B -1/A। अब इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये और ये कट गया तो मेरे पास आ गया ये चीज़ और ये 2D आ गया। अब इसमें से मैंने एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है C और A का। अब C और A का एलसीएम लेना है तो मेरे पास आ गया AC। तो अब इसमें से C कट जाएगा तो A रह जाएगा, इसमें से A कट जाएगा तो C रह जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 2D माइनस, अब इस 2 को मैं D को रहने दूंगी और उस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई होना ना, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मैं इधर ले जाऊंगी, जो कि मैंने शो करना था और ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। सिंपल, कॉमन डिफरेंस यही प्रूव करना था, कॉमन डिफरेंस D = दिस, तो आपने प्रूव कर दिया, सिंपल। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक करते हैं कि हमें क्या कहा गया है। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल 16 feet in first second, 48 feet in second and 8 feet in third second. If he continue to fall at this rate, how many feet he fall during the 8th second? सबसे पहले मैं लिखूंगी in by according to the information I am going to write in first second A1 = 16 in second second। ठीक है, A2 = 48 in third second। ठीक है, तो A3 = 80। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली अबव सीक्वेंस इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, जो ऊपर आपके पास गिवन है वो क्लियरली बता दिया है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। सो
D इज इक्वल टू 48 माइनस 16, तो D आपका बन गया 32. सो ड्यूरिंग 8th सेकेंड he fall A8 is equal to A1 8 minus 1 D. ठीक है. So here we will use the arithmetic formula which is have 7 minus अगर इफ मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखती हूँ उसके बाद मैं फाइंड आउट कर बताती हूँ, क्योंकि यहाँ लिखना चाहिए था हमें फॉर्मूला. ठीक है. सो अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्मूला A1 प्लस n माइनस 1 D. तो मैं लिखूँगी ड्यूरिंग 8th सेकेंड ही फॉल A8. ठीक है. तो A8 क्या होगा, A1 प्लस 8 माइनस 1 और D आपके पास क्या गिवन है 32. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास A1 A8 A1 16 है, तो 7 32. अब 16 प्लस 7 32 आंसर है ना D आपका. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं कैलकुलेट कर लूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ. 32 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 16, द आंसर इज़ आई हैव 240. तो जो आपका A8 है 240 फीट होगा. गॉट इट. ठीक है. इसी तरह आपके पास आगे मज़ीद क्वेश्चन 17 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो आगे हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ है. अब हम क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया. इफ़ ₹1000 इज सेव्ड ऑन August 1, ₹3000 on August 2, ₹5000 on August 3, and so on. How much saved on August 20? ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है. सबसे पहले बात यहाँ पे हो रही थी सेविंग ऑन 1st August. ठीक है. सेविंग ऑन 1st August which is denoted by A1 and the amount is 1000. ठीक है. then saving on 2nd August. ठीक है. and which is denoted by A2 and the amount was saved 3000. ठीक है. same like saving on 3rd August. ठीक है. and that will be denoted by A3 and the amount was saved 5000. अच्छा. clearly above sequence is, and you know that clearly above sequence is what? arithmetic sequence. ठीक है. arithmetic sequence. ठीक है. arithmetic sequence where we have A1 plus n minus 1 and D. ठीक है. okay. first of all what we have to find out, we don't have the D. okay. we have to find out D and D is the second value between the difference between the second value and first value, that is 3000 minus 1000 and D will come 2000. and what we have to need to find out first of all, अगर आप देखें तो उन्होंने कहा हाउ मच सेव्ड ऑन August 20. अच्छा. जब 1st August था तब A1 कह रहे थे, जब 2nd August था A2 कह रहे थे, जब 3rd August था A3. इसी तरह अगर August 20 है, सेविंग ऑन 20th August, तो वो क्या होगा A20. ठीक है. वो क्या होगा A20. the formula will be what? 19 minus 1. ठीक है. 19 minus 1 and D. so here we have n 20. remember this thing. ठीक है. so 20 minus 1 sorry. ठीक है. A1 आपके पास था 1000.
ठीक है। 20 माइनस 19 19 हो, 20 माइनस 1 19 हो गया। डी हमारे पास 2000 था, तो आपस में जब इनको कैलकुलेशन की तो हमारे पास आ गया 39,000। सो इट्स मीन आपका A20 जो आंसर है वो है सेविंग ऑन 20 अगस्त वाज द अमाउंट 39,000। सिंपल, ये आपकी कैलकुलेशन थी जिसमें आपने ये सब करना था। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है, आपके सामने बात हुई है कि अ गार्डनर, ठीक है, इज़ मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग विथ 35 प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 31 सेकेंड and 27 in third row. If pattern is consistent, how many plants will there in 8 row? ठीक है, here they have mentioned if the pattern is consistent. When your pattern is consistent, to remember this thing, we will use the arithmetic sequence. In arithmetic sequence, the pattern is consistent. मतलब कि पैटर्न में एक कंसिस्टेंट पाई जाती है। तो अगर एक पैटर्न के अंदर कंसिस्टेंट पाई जा रही है तो वो आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। ये बात आपने याद रखना है। और इसका मेन डिफरेंस यही है कि जब आप मिक्स क्वेश्चन करेंगे आगे जाके एक्सरसाइज में 4.3 4.4 में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कैसे पता चलेगा? जब आपके एक पैटर्न के अंदर सीक्वेंस होगा या कंसिस्टेंसी पाई जाएगी तो वो आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, मैंने ये बातें इसलिए वहाँ पहले अपने लेक्चर में क्वेश्चन में नहीं दी थी, वो सिर्फ इसलिए कि जैसे जैसे मेरे सामने आपके कोई भी बात ऐसी आती है जहाँ मुझे लगता है कि अब मैं ये बात समझाऊं, बजाय इसके कि मैं पहले समझाऊं और बच्चों को याद नहीं रहती। क्योंकि जब मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि जब टीचर लेक्चर देने लगता था तो क्या होता था, टीचर वो शुरू में सारा समझा देती थी और जब हम एक्सरसाइज शुरू करते थे वहाँ पर एक चैप्टर के अंदर तो इतनी एक्सरसाइज होती थी कि इफ़ वी वर रीच्ड इन और एक्सरसाइज 4.5 तो मेरे दिमाग से वो सारी बातें निकल जाती थी। मतलब आई वाज लाइक दैट टाइप ऑफ लड़की, ठीक है, जो मैं समझती थी कि मुझे एक्सरसाइज के दरमियान भी वो बातें रिकॉल होती रहें ताकि मुझे याद रहे। तो मैं उसी लेवल का रख के मैं बार बार आप लोगों को समझाती रहती हूँ, ताकि हो सकता है मेरी तरह भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्वेश्चन 1 में समझाई हुई बात शायद ना याद रहे, या एक्सरसाइज 4.1 में बात समझाई ना याद रहे और मैं एक्सरसाइज 4.5 करूँगी तो उसको भूल जाएगा। शायद वो मेरी तरह ही एक बच्चा होगा या बच्ची होगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा सफ़र ना करें जो मैं सफ़र करती थी। तो इसी वजह से मैं उस लेवल को रख के मैं समझा रही हूँ। बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं बार बार एक बात क्यों करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि बाज़ बच्चे इस बात पे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो चलें मूव हम करते हैं प्लांट्स इन फर्स्ट रो। ठीक है, प्लांट्स इन फर्स्ट रो, A1 जिसको डिनोट करते हैं वो है 35 और प्लांट्स इन सेकंड रो जो कि डिनोट हो रहा है A2 से वो है 31। अब प्लांट्स इन थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो की बात हुई तो वो A3 हो जाएगा और साथ में 27। अच्छा, यहाँ पर हाउ मेनी प्लांट्स विल देयर इन 8 रो, जब 8 रो हुआ तो 8 हो गया, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली अबव है, यहाँ पे मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि जब आपके पास सीक्वेंस में कंसिस्टेंसी आ जाए तो इस बात को याद रखना कि हम वी विल यूज़ द अरिथमेटिक सीक्वेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पे A1 प्लस n-1 और D, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने D, तो D इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड वैल्यू एंड फर्स्ट वैल्यू। सो here we have D is equal to -4. So plants in 8th row, that is A8, and then A8 will be A1 plus here and is equal to 8. तो 8 -1 और D -4, तो we will put the A1 वैल्यू 35। तो 8 -1 क्या हो जाएगा 7 और माइनस दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो 35 - 28
और ये A8 का आंसर आ जाएगा आपके पास, जो 8 रो होगा वो 7 है। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी? डिक्रीजिंग हो रही थी वैल्यू में, तो A8 7 तक पहुँच गया। यहाँ से भी एक और बात समझाऊँ कि अगर आपके पास ये डिक्रीजिंग में आ जाएगा तो आपको समझनी चाहिए कि हमारी कंसिस्टेंसी जो जा रही थी वो डिक्रीजिंग में जा रही थी, तो हमें ये बात खुद समझनी चाहिए कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो पार्ट 1 7 एंड 17। ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है और इन्होंने कहा फाइंड AM बिटवीन 7 एंड 17। तो AM अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, A + B/2। सो हेयर वी हैव A इज इक्वल टू 7 एंड B इज इक्वल टू 17। ठीक है, सिंपल आपने पुट करना है। सो अर्थमेटिक मीन 7 + 17 और डिवाइडेड बाय 2। तो 17 + 17, 7 + 17 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज़ योर 12 आंसर। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है? 3 + 3 √2 एंड 7 - 3 √2। यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो A + B/2 हेयर A इज इक्वल टू 3 + 3 √2 एंड B इज इक्वल टू 7 - 3 √2। तो AM A 3 + 3 √2 प्लस 7 - 3 √2 एंड डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस कट जाएगा तो 7 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड हेयर वी हैव द आंसर ऑफ 5। तो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? 7 √5 एंड √5 सोल्यूशन। ठीक है, AM 7 √5, सॉरी मैं पहले AM की फॉर्मूला लिख लूँ, A + B अर्थमेटिक मीन। सो हेयर A इज इक्वल टू 7 √5 एंड B इज इक्वल टू √5। तो इसी तरह हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़। सो वी हैव दिस, तो 7 + 1 8 8 √5/2। ठीक है, 8 √5/2। तो ये 2 का टेबल से 8 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 √5। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में 2y + 5 एंड 5y + 3। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, AM A + B/2। सो हेयर A is equal to 2y + 5, B is equal to 5y + 3. So putting the values of in the formula, 2y + 5 + 5y + 3 और divided by 2, 5 6 7y + 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या करूँगी? डिवाइडेड बाय 2 अलग कर दूँगी ताकि 8/2 आ जाएगा और मेरे पास सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा +4। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है फाइंड B इफ़ 10 इज़ AM बिटवीन B एंड 20। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया है? 10 इज़ AM। ठीक है, ऑटोमेटिक मीन बिटवीन B एंड 20। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि AM जो है वो आपका क्या है? 10 है। ठीक है, और B जो है वो आपका 20 है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि आपके पास 10 इज़ AM। ठीक है, फाइंड B, सॉरी फाइंड B निकालना है हमने।
तो b वी हैव टू फाइंड आउट b एंड a इज़ 20. ओके, फाइंड b इफ़ 10 इज़ am, मतलब am इज इक्वल टू 10 बिटवीन b एंड 20, तो a इज इक्वल टू, तो इसी तरह अर्थमेटिक मीन a प्लस बी ओवर 2, तो ये हमारे पास 10 है और a हमारे पास 20 प्लस बी ओवर 2, तो सबसे पहले 2 को मैं उधर लेके जाऊंगी, तो 20 प्लस b, तो मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 20 माइनस 20 एंड b इज इक्वल टू 0. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं. 15 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है सॉल्यूशन. फाइंड x एंड y इफ़ 12 एंड 13 आर 2 am. चलें, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगी. क्वेश्चन को देखें, उन्होंने कहा फाइंड x एंड y. ठीक है, इफ़ 2 एंड 3 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y, मतलब x और y है, उनके बिटवीन ये दो नंबर हैं जो इन्होंने दिए हुए 2 एंड 13, और ये क्या है? आर अर्थमेटिक मीन्स. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने समझ के हमने उसकी यहाँ पर गिवन लिख दिया कि ये हमें गिवन है. ठीक है, जो कि कहा गया है कि फाइंड x एंड y एंड हेयर इफ़ 2 एंड 13 इज़ द वैल्यू आर द वैल्यूज़ ऑफ बिटवीन x एंड y, मतलब x और y के बिटवीन ये दो वैल्यूज़ गिवन है, जो 2 एंड 13 है वो हमने लिख दिया. अच्छा, अब इन्होंने कहा है x और y की फाइंड आउट को मालूम करना है. अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है? इस y को भूल जाएं, अभी इस y को ना देखें आप. ठीक है, अब मैंने क्या करना है? इनके बिटवीन हमने क्या मालूम करना है? x और y की वैल्यू मालूम करनी है. ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारे पास क्या? अर्थमेटिक मीन का, जो है a प्लस बी ओवर 2. अब यहाँ पे मेरे पास a क्या है? x, और 13 क्या है? b. यहाँ पे x क्या है? a क्या है मेरे पास? x, और b क्या है? 13, और जो बिटवीन है वो क्या है? मीन. जो बिटवीन है वो क्या है? मीन. ठीक है, वो बिटवीन मीन है. सिंपल. अगर आपको भी पता है कि जब हमने मीन कैलकुलेट करना होता है तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम हमारे पास अगर ये चीज़ एग्जांपल है तो हम इसके बिटवीन मीन क्या होता है? मीन की 2 वैल्यूज़ को लेके और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मीन निकल आता है. इसी तरह मैंने क्या किया कि अभी हमने y को भूल गए, क्योंकि हमने अभी 1 बाय 1 एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है. जब हमने y वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि हमारी पहली वैल्यू a है और तीसरी वैल्यू b है, और जो बिटवीन है वो अर्थमेटिक मीन है. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको भूल गए, आपने इसको भूल के आपने पहले क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है. तो मेरे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन. मेरे पास क्या बना था? 2, और a की x वैल्यू थी और b की 13 थी, और मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लूँगी. अब इस 2 को मैं उधर ले जाऊँगी तो मेरे पास 4 हो जाएगा और x प्लस 13 हो जाएगा, और 4 को मैं उधर ले जाऊँगी, 13 को उधर ले जाऊँगी सॉरी, तो वो -13x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -9. यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? हमारे पास x की वैल्यू निकल आई. इसी तरह अब मैं यहाँ पर y था, यहाँ पर y लिखती हूँ और मैं यहाँ x को भूल जाती हूँ. ठीक है, यहाँ पर x नहीं है, तो इन बिटवीन अब मेरे पास अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा? 13 बनेगा, a की 2a बन जाएगा और b y बन जाएगा. ठीक है, इसी तरह हमने ये फर्दर आगे सॉल्व करना है, और इसी तरह मैं कहूँगी एंड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2, और यहाँ पे मेरे पास अर्थमेटिक मीन होगा 13. ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी क्या? a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और मेरे पास y की जो y की वैल्यू है, b की वैल्यू y आ जाएगी. अंडरस्टूड? ठीक है, इसी तरह मैंने क्या करना है? अर्थमेटिक को 13 लिखना है, a को मेरे पास 2 आ गया और b y आ गया, और डिवाइडेड बाय 2. अब मैं 13 मल्टीप्लाई बाय 2 उधर ले जाऊंगी तो 26, और ये 2 प्लस y आ जाएगा, और 26 माइनस 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 26 माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 24. इस तरह आपकी वैल्यू क्या आ गई? सो वी हैव x इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 24.
आई होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। क्वेश्चन आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करनी थी और आपने अर्थमेटिक मीन को खुद ही समझना था कि इसमें हमारा अर्थमेटिक मीन बेसिकली क्या है। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया है फाइंड 2 AMs बिटवीन 5 एंड 17। ठीक है, फाइंड 2 AMs। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमने 2 अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने हैं। तो वो कैसे? अब यहाँ लिखती हूँ मैं, सपोज A1 और A2 आर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन किसके? बिटवीन 5 एंड 17, 5 एंड 17। ठीक है, अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो एक लाइन में भी लिख लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ आए। सपोज A1 A2 आर AMs, ठीक है, बिटवीन किसके? 5 एंड 17। इस तरह लिख लें आप, ताकि आपको इजीली बात समझ आ जाए और मुश्किल ना लगे। यहाँ पर ये बात आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, सो देन हमारे पास क्या आएगा? देन हम क्या लिखेंगे कि इन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन किसके? इसके 5 एंड 17। तो इसका मतलब है लिखने का तरीका क्या होगा कि 5 A1 A2 और 17। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन्होंने ये बात हमें क्लियरली बताई है कि फाइंड द 2 ends बिटवीन 7 एंड 5 एंड 17। तो इसका मतलब ये A1 और A2 था, वो बिटवीन किसके था? 5 एंड 17। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हमारे पास 5 क्या है? A1 टर्म, A1 क्या है? A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, ये A4 टर्म है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है? A2 और A3। इसका मतलब है हमारे पास A1 गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है? A4 गिवन है। ऐसा ही है, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है? A2 और हमने फाइंड करना है A3, जो कि हमारे पास क्या बन जाता है? बिटवीन अर्थमेटिक A1 और अर्थमेटिक A, मतलब दोनों मालूम करने हैं। यहाँ तक बात समझ आई? अब ये टर्म्स की बात हो रही है। जब हमारे पास टर्म्स की बात होती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता था? ये आपको भी पता है, A1 प्लस n-1 और D। हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, जब इन्होंने हमें बात करनी है कि हमने n मालूम करना है या टर्म्स मालूम करने हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम सिंपल इसमें पुट करेंगे और अपना फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर अगर पहली टर्म में हमारे पास A1 जो है वो 5 है और A4 हमारे पास 17 है। तो हमारे पास यहाँ पे A1 क्या बन जाएगा? A1 इज़ 3D इज इक्वल टू 17। ऐसा ही है ना, मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पर। ठीक है, अब A1 में मेरे पास A1 क्या है? 5 और प्लस 3D मालूम करनी है, तो मैं D मालूम करूँगी। अब कैसे मालूम करूँगी? इस 3D को इधर रहने दूँगी और 17 माइनस 5 कर लूँगी, और 3D 17 माइनस 5 मेरे पास क्या आ जाएगा? 12, और D 12/3, तो मेरे पास D इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास D इज इक्वल टू 4 आ गया। तो सिंपल हम क्या कैलकुलेट करेंगे? A1, और A1 जो मैंने आपको पहले ही बताया वो A2 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या बनेगा? A1 प्लस 2 माइनस 1 और D। तो मैं इसमें पुट करूँगी तो A1 मेरे पास 5 है, ठीक है, और 2 माइनस 1 D, और ये 4 होगा। तो इस हिसाब से मेरे पास A1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 इज इक्वल टू 9। A1 ये निकल आया आपके पास। इसी तरह मैं इसी के सामने A2 फाइंड करती हूँ। A2 को मैंने आपको बताया था वो टर्म A3 है, तो A3 की अगर वो टर्म हुई तो वो आ जाएगा 3 माइनस 1 D। तो A1 मेरे पास 5 है और 3 माइनस 2 और ये 4 हो जाएगा, तो जो कि 4 2 ज़ा 8 और 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, जो कि मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। सिंपल। आई होपफुली बेटा ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं थी, आसानी से समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, आप कमेंट मुझे करें। अगर नहीं समझ आएगी तो इंशाल्लाह फिर अगेन मैं आप लोगों के लिए एक आसान सा मेथड ले आऊँगी जिसमें आप लोगों को ये समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको बात ज़रूर समझ आएगी कि इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, यहाँ पर इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम चलते हैं, चले। मेरे पास है क्वेश्चन
नंबर 16 किया था हमने ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। जहाँ पे हमें कहा गया है कि फाइंड 3 AMs बिटवीन 2 and 18। तो सपोज A1 and A2, ठीक है। फाइंड 3 AMs, A1, A2 and A3, ठीक है, आर AMs बिटवीन किसके 2 and 18 -18। देन इसका लिखने का तरीका क्या होगा? अब तो आपको लिखने का तरीका आसानी से आ गया होगा, अब तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन हम सेम टू सेम कर रहे हैं। तो ये आपकी इसका मतलब ये है कि ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, ये A4 और ये A5। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे A1 = 2 है, A2 मालूम करना है, A3 मालूम करना है, ठीक है, A4 मालूम करना है, और आपके पास ये वाली टर्म बनती है A5, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब A1 + n-1D जब किसी के टर्म्स मालूम करने तो ये वाला फार्मूला लगता है। तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा A5 = -18, ठीक है, A5 और ये A। तो अब हमारे पास बनेगा A1 + 4D, ठीक है, = -18, ठीक है। तो ये अगर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से आंसर, तो हमारे पास A1 2 है और ये 4D है और ये -18 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4D -18 -2, तो 4D = -20। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये -5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास D निकल आया। आपको भी पता है D निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों के सामने लगाया वो सिंपल यही लगाना था। अब मैंने निकालना है A2, तो आपका ऑटोमेटिक A1 = A2 है। इसका मतलब ये है कि आपका A1 + n जो है वो 2 है, तो वो -1D हो जाएगा। तो A1 आपके पास क्या था 2 और ये 1 हो जाएगा, तो इसका कोई इसका साथ नहीं, तो ये हो जाएगा 2 - 5, तो 2 - 5 = -3। तो ये आपका A1 आ गया। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे हम। ये मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली A1 की वैल्यू मालूम हो जाए, ठीक है। इसी तरह मैं A2 फाइंड आउट करूँगी जो कि है A3, और A3 में A1 + 3 - 1 और D, ठीक है। तो A1 आपके पास 2 है, 3 - 1 2 हो जाएगा और ये -5 है। इस तरह से ये 2 + 5 2 = 10, तो ये माइनस हो जाएगा -10, और आपके पास A2 निकल आएगा -8, ठीक है। ये आपके पास ये है। नेक्स्ट उस पे जाते हैं, A3 मालूम करना ऑटोमेटिक, थर्ड ऑटोमेटिक, जो कि आपके पास A4 के इक्वल है, और A4 में A1 + 4 - 1D है, और आपके पास A1 2 है और +3 और 5 जो D निकला था वो -5, तो ये आ जाएगा 2 - 15 और ये आ जाएगा -13, जो कि आपका A3 है। So the values of arithmetic first is -3, second is -8 and the third is -18। सिंपल, ठीक है। अगर आप देखें तो ये भी एक सीक्वेंस चल रहा है और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं आर्थमेटिक। और यहाँ आपका जो है ये आंसर कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर आपकी जो है एक्सरसाइज वो भी कंप्लीट हुई, क्योंकि टोटल क्वेश्चन नंबर 17 थे, और यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 17 आखिरी है, और यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होपफुली आपने इस एक्सरसाइज को भी इंजॉय किया होगा। ये मेरी पहली एक्सरसाइज है क्लास 11 के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी पहले मैं अभी तक फोकस कर रही थी क्लास 9 और 10 के मैथ्स पे, लेकिन अब मैंने क्लास 11 के नेशनल बुक फाउंडेशन शुरू की है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे आ गए हैं सब्सक्राइब जिन्होंने किए हैं, वो है 11th क्लास के स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट की और मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये भी बुक शुरू की है। आई होपफुली कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करवाएं, और इस चैनल को जो है ना शेयर भी करें और फॉलो भी करें, और जो है ना लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इसी तरह मुझे हौसला अफजाई आपकी मिलती रहेगी। इसी तरह यही 2 तरीके होते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी काम को कितना आप लोग सराहाया जाता है, कितना पसंद किया जाता है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।